Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai and Western India. आज हम बात करेंगे कि बच्चों में कब्ज की समस्या इतनी कॉमन क्यों है। हम अक्सर समझते हैं कि कब्ज ये सिर्फ एक फूड और डाइट की वजह से होने वाली समस्या है, लेकिन रियलिटी यह है कि इसके पीछे बायोलॉजी, साइकोलॉजी और बिहेवियर इन तीनों का कॉम्बिनेशन जिम्मेदार है। आइए अब समझते हैं कि ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ये तीनों फैक्टर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और इसको समझने से हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में कैसे मदद मिलती है। तो चलिए पहले समझते हैं कि पॉटी की प्रक्रिया की नॉर्मल फिजियोलॉजी कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना पहले स्टमक में जाता है, उसके बाद में वो पाचन क्रिया के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता है, जहाँ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है वो एब्सॉर्ब होते हैं और ये क्रिया होने के बाद जो बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन में जाता है। यहाँ बॉडी इस कंटेंट में से पानी एब्सॉर्ब कर लेती है और स्टूल फॉर्म होता है। स्टूल इंटेस्टाइन में स्मूथली मूव होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है या फिर मोटिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। यह एक नेचुरल मूवमेंट होती है जो पूप को आगे ढकलती है। अगर किसी भी कारण के वजह से ये जो मोटिलिटी है ये अगर स्लो डाउन हो जाती है तो स्टूल हार्ड होता है, ज़्यादा ड्राई होता है और उसको बॉडी से निकलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। यह प्रोसेस में हाइड्रेशन और फाइबर कंटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फाइबर भी पानी पकड़ के रखता है। प्लस फाइबर स्टूल में एक बल्क ऐड करता है और जिसकी वजह से पानी उसमें होल्ड करने में मदद होती है और स्टूल इसके वजह से सॉफ्ट रहता है और पानी इस स्टूल को ड्राई होने से बचाता है। तो फाइबर और पानी इन दोनों की अगर कमी हो गई तो ये बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट ट्रिगर है जो ये कब्ज की साइकिल को शुरुआत करते हैं। इसके ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेयर भी होती है जो बच्चों में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बच्चे स्टूल को रोकना शुरू कर देते हैं क्योंकि पॉटी पास करते वक्त जो पेन होता है हार्ड पॉटी की वजह से, उसके वजह से उनके मन में डर बैठ जाता है। अगर उनने एक बार भी अगर एक पेनफुल बॉवल मूवमेंट होता है यानी पॉटी करने का अगर डर हो जाता है तो उसको याद रखते हैं और अगली बार जब उन्हें पॉटी के जाने का इच्छा होती है, अर जाता है, तो उसको रोकते हैं। वो अपने पॉटी रोकने के लिए बटक्स को क्लेंच कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं और टॉयलेट से दूर भागते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से टॉडलर्स में कब्ज होता है। साथ में स्ट्रेस या एंजाइटी इसे और भी बढ़ा सकती है। कुछ फैक्टर्स जैसे स्कूल के टाइमिंग का बदलाव होना, बाथरूम जल्दी यूज करने का प्रेशर होना या फिर पब्लिक टॉयलेट से डर होना या फिर इच्छा न होना जैसे स्कूल के टॉयलेट्स है, इन सारी वजहों से कॉन्स्टिपेशन या कब्जी बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ बच्चों को डर के वजह से टॉयलेट फोबिया भी डेवलप होता है। कभी कभी टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान एक पावर स्ट्रगल बन जाती है जहाँ पे पेरेंट्स पुश करते हैं बच्चे को पॉटी करने के लिए और बच्चा दूसरी तरफ रेजिस्ट करता है उसके अपने रीजंस के लिए। उसके वजह से विद होल्डिंग शुरू हो जाती है और फिर ये एक बिहेवियर साइकिल में चला जाता है और जिसके वजह से कब्ज है ये बनी रहती है। फिर आप कितने भी मेडिसिन दो, कब्ज ठीक नहीं होती है। यह जब शुरू हो जाता है तो बच्चा स्टूल को रोकना या विद होल्डिंग करना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस की वजह से जो पॉटी है जितनी ज़्यादा देर लार्ज इंटेस्टाइन में रुकी हुई रहती है, बॉडी उतना ज़्यादा पानी एब्सॉर्ब कर लेती है। इसके वजह से स्टूल होता है ये हार्ड हो जाता है, लार्ज हो जाता है और उसको पास करने में बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो जाती है और दर्द भी होता है। यह एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए जिसके वजह से बच्चा पॉटी करने के लिए और भी डरता है, तो वे फिर इसको और रोक के रखते हैं। ऐसे ये एक रिपीटेड साइकिल सी बन जाती है। तो विद होल्डिंग के वजह से हार्ड पॉटी होना, हार्ड पॉटी के वजह से दर्द होना और दर्द की वजह से फिर से पॉटी रोकना। ओके, टाइम के साथ यह साइकिल क्रोनिक बन जाती है और कुछ बच्चे नेचुरली भी इस अर्ज को रोकते हैं या फिर पॉटी करने नहीं जाते हैं।
अब देखते हैं कि कब्जी में बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं। कुछ बच्चों में जेनेटिकली बॉडी के नेचुरल पैटर्न के वजह से जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो स्लो हो सकती है, और लो फिजिकल एक्टिविटी के वजह से, सेडेंटरी लाइफ के वजह से इंटेस्टाइन और भी स्लो हो जाती है। कुछ डाइट्स खास करके जैसे मिल्क है, चीज है या प्रोसेस्ड फूड्स है, इसमें लो फाइबर होता है। ये फूड्स में फाइबर लो होने के वजह से स्टूल फिर से ड्राई हो जाता है, फर्म हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन ये बना रहता है। फिर बहुत पेरेंट्स ये एक सवाल पूछते हैं कि एडल्ट्स की तुलना में बच्चों में कब्ज क्यों ज़्यादा होती है। तो इसका एक रीज़न है कि बच्चों की जो लार्ज इंटेस्टाइन है या कोलोन है वो उसकी लेंथ बड़ों के तुलना में छोटी होती है, इसलिए बहुत जल्दी उसमें स्टूल है वो बिल्डअप हो जाता है, और अगर वो रेगुलरली इसको एम्प्टी नहीं करते हैं तो हार्ड भी बहुत जल्दी हो जाता है। बच्चों के टॉयलेट्स हैबिट्स है वो इमेच्योर होते हैं। कई बच्चे हैं वो टॉयलेट की जो अर्ज होती है इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी वो खेलने में या मोबाइल टीवी देखने में बिजी होते हैं। खास करके जो यंग बच्चे होते हैं उनमें अपने जो बॉडी के सिग्नल्स होते हैं इसकी अवेयरनेस बहुत पुअर होती है, और वो पॉटी के जो अर्ली सिग्नल्स है उसको पहचान नहीं पाते हैं, और जब तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं हो जाता है या उनको डिस्कम्फर्ट नहीं लगता है तब तक वो पॉटी नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया और बढ़ती है, और जब पॉटी हार्ड हो जाती है तो उनको डर लगता है और वो पॉटी रोकने लगते हैं। तो देखते हैं कि ये जो साइकिल है इसको कैसे तोड़े। पहली बात है कि एक रूटीन एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। मील्स के बाद में बच्चों को 5 से 10 मिनट के लिए टॉयलेट में बैठने के लिए एनकरेज कीजिए। यह बॉडी के नेचुरल डाइजेस्टिव रिफ्लेक्स है उसको यूज करता है। एक एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे पॉटी करने के लिए अतिरिक्त प्रेशर ना बनाइए, कोई पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ छोटे छोटे सक्सेस होते हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए। गोल यह है कि इस प्रोसेस में यानी टॉयलेट ट्रेनिंग में से डर निकालना है। इसको डाइट और हाइड्रेशन से सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा पानी देना, ज़्यादा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इससे हम फाइबर रिच फूड्स इनका हम बढ़ावा कर सकते हैं। ज़्यादा मिल्क है या फिर प्रोसेस स्नैक्स है खाने के वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, और इस चीज़ों को हमने कम करना चाहिए। एक रूटीन एस्टेब्लिश कीजिए। डाइट और इमोशनल सपोर्ट के राइट कॉम्बिनेशन से ज़्यादातर बच्चे फिर से कंफर्टेबली पॉटी पास कर सकते हैं, और इस तरीके से हम कॉन्स्टिपेशन है इसको हम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्टेप्स से ट्रीट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की बायोलॉजी या साइकोलॉजी अगर हम समझते हैं तो एक कंप्लीटली ट्रीटेबल चीज़ है, और बिना ये समझे अगर हम इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो ये बल्कि ठीक तो नहीं होता है, इनफैक्ट इसको बढ़ावा मिलता है और बच्चा और भी ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट होता है। अगर ये सारे एफर्ट्स करने के बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।